डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस लेक्चर में श्रम विभाजन के कारण एवं उसके परिणामों का अध्ययन करेंगे। कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन के दूसरे खंड में श्रम विभाजन के कारकों, दशाओं एवं परिणामों की व्याख्या की है। श्रम विभाजन चूंकि एक सामाजिक तथ्य है, अतः दुर्खिम ने इसके कारणों की खोज भी सामाजिक जीवन की दशाओं एवं उनकी आवश्यकताओं में की है। श्रम विभाजन के दुर्खिम ने दो कारक माने हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कारकों में वह जनसंख्या वृद्धि एवं उसके परिणामों को मानते हैं, और द्वितीयक कारकों में सामान्य आत्मा या चेतना की बदली हुई अवस्था, और दूसरा है पैतृकता के घटते प्रभाव को सम्मिलित करते हैं। तो हम यहाँ श्रम विभाजन के इन्हीं सभी कारकों का उल्लेख करेंगे, जानेंगे इनके बारे में आज। तो सबसे पहले जो है वो है जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि। दुर्खिम जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि को श्रम विभाजन का प्राथमिक कारक मानते हैं। उन्होंने बताया कि श्रम विभाजन समाजों की जटिलता और घनत्व के साथ सीधे अनुपात में विचरण करता है, और यदि सामाजिक विकास के दौरान यह निरंतर वृद्धि करता है तो इसका कारण यह है कि समाज नियमित रूप से अधिक घने और सामान्यतः अधिक जटिल हो जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि दो रूपों में होती है, एक तो जनसंख्या के आकार में वृद्धि, दूसरा उसके घनत्व में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होने पर खंडात्मक समाज धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं तथा उनके स्थान पर मिश्रित समाज जन्म लेते हैं। विशेष केंद्रों पर जनसंख्या का जमाव होने लगता है। जनघनत्व भी दो प्रकार का होता है, एक भौतिक घनत्व, दूसरा नैतिक घनत्व। भौतिक घनत्व जिसमें शारीरिक दृष्टि से लोग एक ही स्थान पर केंद्रित होने लगते हैं, और नैतिक घनत्व जो भौतिक घनत्व का ही परिणाम है। इसमें लोगों के संबंधों में, उनकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में वृद्धि होती है। लोगों की अंतःक्रियाओं में वृद्धि से जटिलता उत्पन्न होती है, जिसे गतिशील या नैतिक घनत्व कहते हैं। जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में वृद्धि होने पर लोगों की पारस्परिक जागरूकता में भी वृद्धि होती है, जो नैतिक घनत्व का प्रमुख कारण है। यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि होने पर जनसंख्या का भौतिक घनत्व भी बढ़ता है। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो अस्तित्व के लिए संघर्ष भी बढ़ता है। दूसरा जो कारण है वो है सामूहिक आत्मा का उत्तरोत्तर ह्रास। आत्मा को चेतना भी कहते हैं। तुर्किम ने बताया है कि यह देखा जा सकता है कि श्रम विभाजन की प्रगति उतनी ही अधिक कठिन और धीमी होगी जितनी सामूहिक आत्मा सशक्त और निश्चित होगी। इसके विपरीत यदि कहा जाए तो यह उतनी ही अधिक तीव्र होगी जितना व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने में समर्थ है, उतनी अधिक तीव्र होगी।
प्राचीन समाजों में जहाँ समानताएं अधिक होती है वहाँ व्यक्तिगता के स्थान पर सामूहिकता की प्रधानता होती है, यानी कि व्यक्तिगता को महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्ति सामूहिक हित और भावनाओं द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता है, किंतु जब व्यक्तिगत हित एवं दृष्टिकोण सामूहिक हितों को दबा देते हैं, व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना पर छा जाती है, तो श्रम विभाजन और विशेषीकरण पनपता है। सामूहिक चेतना के घटने और कमजोर होने पर ही व्यक्तिगत चेतना और श्रम विभाजन में वृद्धि होती है। तीसरा जो कारण है वो पैतृकता का घटता प्रभाव। दुर्कहेम का इस बारे में कहना है कि पैतृकता का जितना अधिक प्रभाव होता है, परिवर्तन के अवसर उतने ही कम होते हैं। पैतृकता के आधार पर जब समाज में व्यवसाय अथवा कार्यों का बंटवारा किया जाता है तो श्रम विभाजन के विकास में बाधाएं आती हैं। जब समाज में पैतृकता का प्रभाव क्षीण होने लगता है तो श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलता है। प्राचीन समाजों में जहाँ जीवन सरल और सामान्य होता है, पैतृकता का प्रभाव भी अधिक होता है, जबकि आधुनिक समाजों में विशेषीकरण के कारण पैतृकता का प्रभाव कम होता जाता है। इस प्रकार दुर्कहेम ने श्रम विभाजन के कारणों की खोज आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों में न करके समाजशास्त्रीय कारकों में ही की है। अब अगला आता है श्रम विभाजन के परिणाम। दुर्कहेम ने श्रम विभाजन के अनेक परिणाम माने हैं, जिनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार है। पहला जो कारण है प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण। सबसे पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। श्रम विभाजन का एक परिणाम यह होता है कि कार्यों के विभाजन के साथ साथ कार्य करने की स्वतंत्रता और गतिशीलता में भी वृद्धि होती जाती है। इससे कार्यों के परिवर्तन के अवसर भी बढ़ जाते हैं। श्रम विभाजन में व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विशिष्ट कार्य में लगा देता है। इन क्षमताओं को उपयोग होने से वे दिनों दिन परिष्कृत होती जाती है। श्रम विभाजन का एक परिणाम यह भी होता है कि व्यक्तियों के कार्य उनके शारीरिक लक्षणों से स्वतंत्र हो जाते हैं। फलस्वरूप कार्यों की परिवर्तनशीलता भी बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रक्रिया का संरचना से स्वतंत्र होना, उसका गतिशील होना और विशिष्ट होना प्रगति की निशानी है। प्रक्रियात्मक जटिलता में ही प्रगति का रहस्य है। दूसरा जो परिणाम है वो है सभ्यता का विकास। दुर्कहेम ने सभ्यता को श्रम विभाजन का परिणाम माना है। जैसे जैसे श्रम विभाजन का विकास होता है वैसे वैसे सभ्यता का भी विकास होता है। जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि से श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है, जो सभ्यता को भी विकसित करती है। दुर्कहेम के अनुसार श्रम विभाजन का लक्ष्य और कार्य सभ्यता का विकास नहीं है, बल्कि यह तो उसका आवश्यक परिणाम है। तीसरा जो परिणाम है वो है सामाजिक प्रगति। परिवर्तन से ही प्रगति होती है और श्रम विभाजन में परिवर्तनों को जन्म देता है। परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है जो सदैव होता रहता है। परिवर्तन के रुकने पर प्रगति भी रुक जाती है और प्रगति के रुकने का तात्पर्य है समाज में स्थिरता आ जाना, उसका जीवन और अस्तित्व खतरे में पड़ जाना।
दुर्खिम परिवर्तन की प्राकृतिक एवं मनोवैज्ञानिक व्याख्या के स्थान पर सामाजिक व्याख्या करते हैं। उनका मानना है कि समाज प्रगति एवं परिवर्तन का कारण है। समाज गतिशील है, यदि समाज रुक जाता है तो प्रगति भी रुक जाती है। परिवर्तन एवं प्रगति का मुख्य कारण भी श्रम विभाजन है। अगला कारण है सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन। दुर्खिम व्यक्तिगत एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए भी श्रम विभाजन को उत्तरदायी मानते हैं। समाज में परिवर्तन के लिए जनसंख्या के आकार, वितरण और घनत्व में होने वाला परिवर्तन उत्तरदायी है। इसी के कारण समाज में श्रम विभाजन पैदा होता है। सामाजिक परिवर्तन के कारण समस्त व्यक्तिगत परिवर्तन भी होते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज का ही अंग है। पांचवा जो परिणाम है वो है नवीन समूह की उत्पत्ति और अंतर्निर्भरता। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप विशेष प्रकार के कार्यों में लगे व्यक्तियों में विशेष प्रकार के हितों का विकास हो जाता है, जिनकी रक्षा के लिए विशेष वर्गों तथा समूहों का निर्माण होता है। ये समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं और उनमें अंतर्निर्भरता पाई जाती है। जितना अधिक श्रम विभाजन होगा उतनी अधिक पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी। इस प्रकार श्रम विभाजन नवीन समूहों, उनकी अंतर्निर्भरता और सहयोग को जन्म देता है। अगला जो परिणाम है वो है व्यक्तिवादी विचारधारा। श्रम विभाजन के बढ़ने के साथ साथ सामूहिक चेतना कमजोर होती जाती है और व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि होती जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वार्थ बढ़ते हैं, जो व्यक्तिवादी विचारधारा को जन्म देते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवादी भावना का विकास हो जाता है। प्रदत्त के स्थान पर अर्जित परिस्थिति या पदों को अधिक महत्व दिया जाने लगता है। अब अगला जो परिणाम है वो है प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव। श्रम विभाजन कानूनी व्यवस्था को भी बदल देता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में जहाँ सभी प्रकार की समानताएं पाई जाती है, दमनकारी कानून पाए जाते हैं, किंतु श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण समाज में पारस्परिक संबंधों का विस्तार और जटिलता में वृद्धि होती है। लोगों में संविदात्मक संबंध पनपते हैं। व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए प्रतिकारी कानून बनाए जाते हैं। श्रम विभाजन जहां एक तरफ व्यक्तिवाद को बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ सामूहिक हितों से संबंधित नैतिकता को भी विकसित करता है, जो व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत स्वार्थ और स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखती है। अब इसका आखिरी जो परिणाम है वो है सावयवी सामाजिक एकता। श्रम विभाजन के अभाव में समाज में जो एकता थी वह यांत्रिक प्रकार की थी। श्रम विभाजन के कारण समाज में सावयवी एकता स्थापित होती है, जिसमें विभिन्न अंगों में परस्पर प्रकार्यात्मक निर्भरता एवं सहयोग पाया जाता है। इस प्रकार की एकता का हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद।